हाय ऑल। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द यूनिट जहां पर मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल के बारे में और साथ ही साथ उनकी रिलेटिव मेरिट्स डीमेरिट्स भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स के बारे में मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, 5 अलग अलग टाइप्स के हमें पढ़ने हैं और उसमें से कई सारे पूछे गए हैं। मैं एक आसान सा तरीका आपको याद करने का बताता हूँ और उसी हिसाब से मैं आपको बताता चला जाऊंगा डिफरेंट टाइप्स को। जितने भी टाइप्स के फ्यूल सेल हैं उसका डायग्राम आप एक जैसा लगभग याद रखिए और उनकी इक्वेशंस भी। सबके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, फ्यूल हमारा H2 और ऑक्सीडाइजर हमारा O2 और जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा वो H2O। एक इक्वेशन कैथोड की, एक इक्वेशन एनोड की और ओवरऑल एक इक्वेशन जो सिंपल H2 प्लस O2 H2O। तो ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है फर्स्ट थिंग। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं हमारे, वो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं उस पे डिपेंड करता है। कौन सा हम अगर एसिडिक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिडिक टाइप हो गया, अगर हम अल्कलाइन कर रहे हैं तो अल्कलाइन हो गया। ओके, सो सॉलिड टाइप कर रहे हैं तो सॉलिड टाइप हो गया। और एक चीज और आसान कर दूं मैं आपकी, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिएक्शंस भी पढ़ी थी जिसके अंदर आपने अल्कलाइन और साथ ही साथ एसिडिक टाइप दोनों ही पढ़े थे, वो वही हैं सेम। तो चलते हैं आगे। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे फ्यूल सेल्स हैं, तो मेजर कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हुआ है इस पर डिफर करते हैं। 5 टाइप के अलग अलग। PaFC दैट मीन्स फॉस्फोरस एसिडिक, दैट मीन्स एसिडिक टाइप, अल्कलाइन टाइप। तो ये दोनों आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे, यहां रखे हैं क्योंकि आप उसको याद रख सको, इन बातों में डिफरेंस कर सको। इसके बाद PEMFC यहां पर पॉलीमर टाइप का है, यहां पर मोल्टन कार्बोनेट्स हैं और यहां पर सॉलिड टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल में भी किया जाता है। मोस्ट रिसेंटली हम H2O2 फ्यूल्स यूज करते हैं सो दैट कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें। तो मेजर 5 टाइप के ये अलग अलग हैं। फिर से बता दूं, डायग्राम आप याद रखें, इक्वेशंस 3 और साथ में थ्योरी आप लिख सकें। तो शुरुआत करते हैं। पहला PaFC जो आपने पहले भी पढ़ा है, जो 1980s में सबसे पहले बना था। 2 इलेक्ट्रोड, प्योर हाइड्रोजन यूज करी जाती है, ऑक्सीजन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और एक मेजर चीज भी आप याद रखिए कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी ये काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए, सारे अलग अब आपको याद होते चले जाएंगे। देखिए किस तरह से। तो नॉर्मली स्लो रिएक्शन है इसलिए हम कैटलिस्ट उसमें मिलाते हैं। डायग्राम इसका वही है, फॉस्फोरिक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो इस तरह से कि हमारा हाइड्रोजन जो फ्यूल और उसका जो ऑक्सीडेंट हो गया वो O2, जब भी हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे या फिर मैं यहाँ पर कहूँ एक टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आयंस जो हैं वो मिक्स होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विवेलेंट आयंस के अंदर। और यहाँ से ऑक्सीजन भी, जिस आयंस के मिक्स होने की वजह से H2O प्रोड्यूस होगा, ओवरऑल आयन का यहाँ फ्लो होगा और जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट का सुचार होगा। तो इक्वेशंस बिल्कुल वैसी की वैसी। H2 जो हो है मेरा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये O2 से जाकर मिलेंगे, H2O बनाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू H2O, या फिर हम सिंपल लिखते थे, याद होगा, 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। कुछ मेजर चीजें अब मैं इक्वेशंस के साथ साथ वो सब बताते चला जाऊंगा डायग्राम के साथ। अब देखिए फटाफट से याद हो जाएगा कि इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस और 0.7 0.8 वोल्टेज की बैटरीज इससे बनाई जा सकती हैं। EMF जो प्रोड्यूस करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.25, जो डिक्रीज होकर 200 डिग्री सेल्सियस पर 1.15 हो जाता है। आगे बढ़ें एल्कलाइन टाइप में, जिसमें KOH इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हुआ। डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है, बट साथ ही साथ इक्वेशंस थोड़ी थोड़ी डिफर कर रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारी हाफ O2 वाली इक्वेशन है वो वही है पॉजिटिव साइड में। यहां मगर H2 जो है इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स होगा, KOH से निकला हुआ, तो वो H2O प्रोड्यूस करेगा।
तो जो इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करने के लिए, सो दैट करंट का फ्लो हो सके। तो वही डायग्राम है, केवल यहाँ पर KOH आ गया और इक्वेशन को आप अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन सेम बिल्कुल चीजें आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस की बात करें, सस्ता पड़ जाता है रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर। अगर एसिडिक टाइप से करें तो वो कम होता है, जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मगर प्रोड्यूस होती हैं, कुछ CH4 मीथेन जैसी गैसेस भी निकलती हैं जो हार्मलेस हैं। पॉलीमर टाइप, अब यहां पर ना तो हमने रखा कोई एसिड और ना ही रखा बेस, यहां पर पॉलीमर रखा जो एक थिन प्लास्टिक फिल्म है। बस उसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो आयंस को अपने अंदर ट्रेवल करा सके, दैट्स इट। सो यहां पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे प्रोटॉन्स में, मतलब H+ आयंस के अंदर। तो इसको इसीलिए हम प्रोटॉन एक्सचेंज फ्यूल सेल के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर रिएक्शन जो है वो 2H2 H+ में कन्वर्ट होगा। अब ये H+ O2 के साथ मिक्स होगा, H2O बनेगा। ओवरऑल इक्वेशन बिल्कुल सेम, सब जैसी एक। ये इसका डायग्राम, यहां पर O2 H2O नहीं दिखाए हैं, केवल सर्कल्स दिखाए हैं, क्योंकि यहां पर आप याद रख सकते हैं जो हमारा पॉलीमर टाइप है वो प्रोटॉन ट्रांसफर है। ओके, सो इस टाइप की चीजें आप दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन ट्रेवल कर रहे हैं और यहां से ऑक्सीजन एज अ फ्यूल, और बनेगा क्या, H2O जो बाहर। रिलेटिवली अगर बात करें तो एफिशिएंसी इनकी बहुत अच्छी होती है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 मेगावाट की रेंज तक के इससे स्टेशनरी एप्लीकेशंस किए गए हैं अभी तक एक्सपेरिमेंट। मोर पावरफुल, रैपिड स्टार्ट, 100 डिग्री सेल्सियस, काफी कम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, सस्ता, और प्रॉब्लम जो करोजन की है वो भी यहाँ कम हो गई, लाइफ बढ़ जाती है। डिसएडवांटेजेस, 100 डिग्री सेल्सियस पर इतने प्रोटॉन्स नहीं निकल पाते, तो कॉग्निजनरेशन जो है वो काफी पावरफुल नहीं होता है, और मॉइस्चर को कंट्रोल यहां पर प्रोटॉन के केस में करना पड़ जाता है, जो कभी कभी कॉस्टली पड़ जाता है। मोल्टन कार्बोनेट, अब यहां पर पॉलीमर जो था पीछे, अब यहां मोल्टन कार्बोनेट्स यूज किए हैं। मोल्टन कार्बोनेट जैसे सॉलिड मिक्सचर ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहां पर इस्तेमाल किया। इस टाइप के फ्यूल सेल से हम 10 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की पावर जनरेट कर सकते हैं। कुछ थ्योरी जान लें, ये सेल के अंदर इंटरनल रिफॉर्मर होता है, हाइड्रोजन रिच फ्यूल यूज होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स यूज होते हैं, जो कि बर्न किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। वेपर्स फॉर्म होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स, so that ions वहां पर regenerate होते हैं, flow of ions that will discharge in the form of current। और जो हमारा मिक्सचर है CO2 का, ऑक्सीजन का, वो दोबारा से फ्यूल सेल से हम पास करते हैं ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी फ्लो करा रहे हैं। मोल्टन कार्बोनेट्स हैं, मतलब CO3, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो हम रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो CO3 है वो CO और CO2 में चेंज होता चला जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इससे निकली हुई जो ऑक्सीजन है बेसिकली, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगी और क्या होगा, H2O प्रोड्यूस करेगा। अब इसी के साथ ये आयोनिक ट्रांजिशन हो जाएगी तो हमारा करंट का फ्लो हो जाएगा। तो इन रिएक्शंस को आप याद रख सकते हैं, बस यहां पर ध्यान रखें, मोल्टन कार्बोनेट्स के केस में CO3 वाला पार्ट जुड़ जाएगा। हाई टेम्परेचर करना पड़ता है, लाइफ जो है वो कम होती है, कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है, रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस भी है हमारी, साथ ही साथ वोल्टेज काफी लो हो जाती है इन सब चीजों के साथ। अब सॉलिड ऑक्साइड्स यहां पर इस्तेमाल किया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये टेम्परेचर जो है वो 650 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर करना पड़ जाता है, जो एक डिसएडवांटेज है। बट यहां कंडक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे हमारा करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन आयंस आर कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड कंबाइन विद हाइड्रोजन एट एनोड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो एडवांटेजेस कह सकते हैं, सॉलिड टाइप के पोलराइजेशन ज्यादा नहीं होता, ज्यादा आयनिक फ्लो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, हीट वेस्ट नहीं होती क्योंकि सॉलिड रेसिड्यू बीच में यूज किया है तो वो बार बार काम आ जाती है अपने जो एटम्स है उनको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, और गैस जैसे CO है वो यहाँ पर
नहीं होती है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ H2O2 नहीं है, सिंपल ऑक्सीजन आयंस की हमने बात करी है और ये बीच में सॉलिड ऑक्साइड्स है, क्योंकि तो बर्न हमारा हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, निकलेगा वाटर, वो सारी चीजें देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी ही, केवल बीच की चीजें हम चेंज करते चले जा रहे हैं और डायग्राम स्लाइटली थोड़े थोड़े डिफर कर रहे हैं। रिएक्शन देख सकते हैं, H2O के साथ मिला तो H2O, एनोड के पास ये रिएक्शन, कैथोड के पास O2 रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो O- प्रोड्यूस करेगा। अब ओवरऑल रिएक्शन फिर से सेम, देखिए ओवरऑल वाली सब जगह सेम ही है। एफिशिएंसी 45%, को जनरेशन भी 80% तक हो जाता है। एक्सपेंसिव मटेरियल मगर इसके अंदर इस्तेमाल कर जाते हैं, सॉलिड ऑक्साइड्स जो हैं SOFC के अंदर, बट ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है और एयर कंप्रेशन वो काफी जो है हम कम मानकर चलते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। सो दिस इज द लास्ट टाइप, बट ये उन पांचों के अंदर नहीं है। यहां पर हमने फ्यूल ही डिफरेंट इस्तेमाल किया है, तो फ्यूल हमारा H2O2 हो गया है, तो यहां फ्यूल प्रोसेस हुआ हमारा H2O2 जो फ्यूल सेल के अंदर गया, पावर कंडीशन चेक करी गई और AC आउटपुट। ऑक्सीजन अलग से लिया सो दैट हम हाइड्रोजन को इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट करें और ये आयोनिक ट्रांजिशन हो सके। तो इस टाइप के जो फ्यूल हैं वो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, H2O2 सेल्स बनाए जा रहे हैं और इनकी काफ़ी एफिशिएंसी भी अच्छी आ रही है। ये नॉर्मल रिएक्शंस आप याद कर सकते हैं, 2H2 4H में कन्वर्ट हुआ, 4H OH के साथ मिला तो H2O बना एनोड के पास। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो O2 2O में कन्वर्ट हुआ, 2O प्लस H2O हमारा 4OH में कन्वर्ट हुआ। अब फिर से H2 और O2 वो हमारा H2O में। ये इक्वेशन देखिए सबके अंदर ही कॉमन है, बट आप याद रख सकते हैं ये इक्वेशन H2 और O2 वाली है, तो ये इक्वेशन काफी डिफरेंट है औरों से, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर KOH प्लस H2O यूज हुआ। देखिए रिएक्शन लगभग जैसे हमने फर्स्ट वाली थी पार्ट में वैसी ही है। तो आप एक साथ ये डायग्राम को अगर बनाएंगे और एक साथ सारी इक्वेशंस को लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी पाएंगे और सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। आप बस इतना ध्यान रखें, क्या इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है, रिएक्शन आपने साथ में लिख ली, डायग्राम आपने एक साथ बना लिए, उसके साथ ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब बाकी तो थ्योरी आप बहुत एडवांस हो लिखने के लिए कि क्या क्या चीज हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अलग अलग टाइप के जो हमारे सेल्स हमने पढ़े जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो ये टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया याद रखने के लिए। तो अलग अलग ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कौन सा फ्यूल यूज होता है और क्या एफिशिएंसी आती है, तो ये आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं याद रखने के लिए अपने एग्जाम पर्पज से। ओवरऑल एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल की बात करें तो जो एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो लॉसेस कम हो गए, कॉम्पैक्ट रहते हैं, पोल्यूशन फ्री रहते हैं, सिंपल इन डिजाइन, लाइटर, स्मॉलर, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, नो ओवरहेड कॉस्ट, जल्दी से स्टार्ट, बैटरीज की तरह हमारे फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट में ये इस्तेमाल होते हैं अक्सर, बट वहाँ एफिशिएंसी हमें ध्यान में रखनी होती है। पोल्यूशन लेस और वाटर इज प्रोड्यूस, जो बाय प्रोडक्ट है वो काफी एप्लीकेशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहलाता है थ्योरेटिकली। मगर डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी काफी इफेक्टिवली नहीं आती है, तो हम इसको मोस्ट ऑफ द केसेस इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं और रिसर्च इसमें लगातार चल रही है। फ्यूल सेल इट इज नेसेसरी टू वर्क एट हाई टेम्परेचर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है जिस वजह से अलग प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लो वोल्टेजेस, कैटलिस्ट रिक्वायर जो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, रिफिलिंग प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। एफिशिएंसी ऑफ अ सेल गोज 30 to 40% विद इंटरनल रिफॉर्मर अगर हम इस्तेमाल करें, और लाइफ जो है काफी कम होती है। एप्लीकेशंस अभी मैंने बताया था आपको, काफी अलग अलग साइट्स पे, जैसे कि स्पेस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री कैंप्स में इस्तेमाल होते हैं जहां अलग अलग टाइप के फ्यूल सेल्स को हम डिफरेंट साइट्स पर, जहां पर बैटरीज काम अच्छे से नहीं करती, आपको देखा होगा ठंड में बैटरीज नहीं काम करती हैं, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रिमोट एरियाज पर, रिमोट लोकेशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी और ऑक्सिलरी सप्लाई की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल सेल को हम मोबाइल चार्जर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट में इस्तेमाल ऑब्वियसली हमने करा ही है, जैसे अपोलो में हमने किया USA के अंदर।
फ्यूल सेल ऑल्सो प्रपोज्ड अ पावर सोर्स ऑफ प्रोपल्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी आगे आने वाले समय में शायद ये इस्तेमाल होगा, और इफेक्टिव लोड ट्रैवलिंग की वजह से हम इसको हाई डिमांड में ला सकते हैं आगे आने वाले समय में, सो दैट हम अपने जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करें और जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल कम करें। सो दिस इज एंड ऑफ द यूनिट 3 गाइज, एंड हम अगले लेक्चर से यूनिट 4 पढ़ेंगे जहां टॉपिक है थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो आयनिक कन्वर्जन्स। सो गुड बाय ऑल।